हेलो स्टूडेंट्स, डिकैल्सिफिकेशन में आपका थोड़ा हमने आपका कल पढ़ लिया था। आज हम आपका डिकैल्सिफिकेशन आगे फर्दर पढ़ेंगे। डेफिनेशन हो गया था आपका, क्या होता है आपका डिकैल्सिफिकेशन, मैं आपको कल समझा चुका हूँ। आज थोड़ा दोबारा आपका रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, आपका डिकैल्सिफिकेशन क्या होता है, जब हम बोनी टिश्यू लेते हैं कभी भी स्पेसिमेन के तौर पे, तो जो आपका बोनी टिश्यू होता है वो माइक्रोटोम के थ्रू हम डायरेक्टली उसे काट नहीं सकते, और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फिक्सेशन के थ्रू बाद में आपका स्टेन कर सकते हैं। तो स्टेनिंग और आपका जो स्लाइस कटिंग होती है उसको करने के लिए हमें इसको जो कैल्शियम होता है उसको रिमूव करना पड़ता है। और उस कैल्शियम को रिमूव करने के लिए हम क्या किसका यूज़ करते हैं, आपका डिकैल्सिफायर का यूज़ करते हैं। डिकैल्सिफायर आर केमिकल सब्सटेंसेस, मोस्टली आपका एसिड्स इसमें यूज़ होते हैं, और उन्हीं एसिड्स के थ्रू जो आपका जो ये कैल्शियम होता है वो डिजोल्व होता है, और आपका जो होता है टिश्यू जो होता है वो कैल्शियम, उससे जो आपका टिश्यू होता है उससे कैल्शियम क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये था आपका डिकैल्सिफिकेशन। आपको मैंने कल बता दिया था कि आपके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेजेस होते हैं जिसके थ्रू आप डिकैल्सिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आपके डाइल्यूट मिनरल एसिड्स होते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपका रेजिन एक्सचेंज फ्लूइड्स होते हैं, तो उनके थ्रू भी क्या हो जाता है, आपका रिमूव हो जाता है आपका कैल्शियम। किलेटिंग एजेंट होता है, जैसे ईडीटीए हो गया आपका। ईडीटीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम टिश्यू बाय यूज द इलेक्ट्रिक करंट। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो कैल्शियम होता है वो आपका आयंस की फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं उसको, जो हम बोन्स जो आपकी जो भी आपका बोन टिश्यू होगा उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, और जितने भी आपका कैल्शियम होता है वो क्या हो जाता है, कैथोड की तरफ चला जाता है। कैथोड जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, और उसमें सारे के सारे पॉजिटिव आयन चले जाते हैं, क्योंकि कैथोड का जो खुद का चार्ज होता है वो माइनस होता है, और उस पर अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो कैल्शियम जो होता है पॉजिटिव चार्ज में रहता है, और आपका सीधा डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, आपका कैथोड पे चला जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, जो आपका टिश्यू होता है वो कैल्शियम लेस हो जाता है। उसके बाद आपका इसमें क्राइटेरिया जो दे रखी थी वो भी मैंने आपको कल बता दी थी, कि जो आपका कैल्शियम होना चाहिए कंप्लीटली रिमूव होना चाहिए, आपका जो क्या होना चाहिए, डैमेज टिश्यू, और आपका फाइबर जो होना चाहिए एब्सेंस होना चाहिए। यानी कि आपका जब क्या करोगे आप डिकल्सिफाई करोगे तो आपको क्या नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए टिश्यू, और साथ में टिश्यू के अंदर किसी टाइप का फाइबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। फाइबर यानी कि जो कैल्शियम की वजह से बनते हैं वो नहीं होनी चाहिए आपके। उसके बाद देखिए आपका सब्सिक्वेंट स्टेनिंग नॉट अल्टर्ड। उसके बाद आपका जो क्या है, आपका जो स्टेनिंग में किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आप क्या है, जो आप कैल्शियम निकाल रहे हो वो किसके लिए निकाल रहे हो, ताकि आपकी स्टेनिंग अच्छे से हो जाए और आपकी जो उसकी हार्डनेस हो जाए वो कम हो जाए। तो स्टेनिंग में किसी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिकैल्सिफिकेशन, और डिकैल्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम लगे तो ये आपके लिए क्या होता है, ज़्यादा बेटर होता है। तो जो आपका डिकैल्सिफायर, ये सारी चीज़ें आपकी जो ये प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, वो आपका क्या होता है, सबसे बेटर आपका डिकैल्सिफायर माना जाता है। तो आज देखिए फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे, रिमूवल ऑफ कैल्शियम बाय मिनरल एसिड। मिनरल आपका एसिड डिकैल्सिफाइज सब डिवाइडेड इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। देखिए आपका एसिड्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डिवीजन होते हैं इसमें। देखिए आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और आपका वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं जिनका पीएच जो होते हैं एक या दो के बीच में होता है लगभग, जैसे आपके HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, जो क्या होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके वीक एसिड, जिनका लगभग क्या होता है, आपका जो पीएच होता है वो काफ़ी हाई होता है, यानी कि 5 से 6 या 4 से 5 तक आपका लगभग क्या होता है, पीएच होता है। तो देखिए आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर कौन से आते हैं आपके, जैसा है नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हो गए, इनका जिनका पीएच क्या होता है 1 या 2 के बीच में होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड 5 to 10% एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड। इसमें आपका देखिए, आप देखिए डाइल्यूशन देख लीजिए आपका 5 to 10% एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि आपका क्या है 5 to 10% आपका क्या होगा, नाइट्रिक एसिड होगा, और बाकी आपका क्या होता है, एक्वस होता है, यानी कि सारा का सारा वाटर होगा। दे डिकल्सिफाई वेरी रैपिडली, बट इफ यूज्ड for longer than 24 to 48 hours cause deterioration of स्टेनेबिलिटी स्पेशली ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए अगर आप क्या करते हो इस टाइम से ज़्यादा, यानी कि 24 से 48 घंटे से ऊपर अगर आप उसको क्या करते हो, आपका उसको
ये करते हो, डिकल्सीफाई करते हो, यानी डिकल्सीफायर में अगर वो लंबे टाइम तक रहता है, सपोज आपने 2 या 3 दिन तक उसको डिकल्सीफायर में रखा, तो उस वजह से क्या हो जाता है, जो टिश्यू होता है वो ज़्यादा डिटोरिएट हो जाता है, क्योंकि सीधे सीधे आपका जो एसिड होता है वो सॉल्युबिलिटी का काम करता है, और सॉल्युबिलिटी का काम करने की वजह से वो क्या हो जाता है, जो सेल की अनदर पार्ट्स भी होते हैं उनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और जिस वजह से स्टेनिंग में क्या हो जाती है, आगे प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक फिक्स टाइम है आपका 24 से 48 घंटे के बीच में आपको उसको क्या करना है, आपका निकाल भी देना है। अगर इतने टाइम में वो डिकल्सिफाई हो भी जाते हैं आपके। अगर आप इससे ज़्यादा लंबा टाइम उसको देते हो, उसमें आपका जो जार होगा उसमें आपने अगर आपका टिश्यू डाल रखा है और आप लंबे टाइम तक उसको वहाँ रखते हो, तो आपकी स्टेनेबिलिटी में क्या आ जाएगी, सीधी सीधा आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आप स्टेन नहीं कर पाओगे अपने टिश्यू को। तो याद रखिएगा, ये आपका बहुत बड़ा ये इसमें आपका पॉइंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिकल्सिफाइंग में। अगर आप कम डिकल्सिफाई करते हो तो आपका हार्डनेस कम नहीं होगी, अगर आप ज़्यादा डिकल्सिफाई करते हो तो हार्डनेस क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। कम हो जाने का मतलब आपका जो सेल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, पिघलने लग जाएंगी आपकी एसिड की वजह से। अब देखिए आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड 5 to 10% एक्वा सॉल्यूशन डिकल्सिफाई स्लोअर देन नाइट्रिक एसिड बट स्टिल रैपिड। देखिए आपका जो नाइट्रिक एसिड से होता है ये थोड़ा स्लो करता है, ठीक है। आपका हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो आपका ये होता है वो ज़्यादा डिकल्सिफाई करता है या फिर नाइट्रिक एसिड ज़्यादा डिकल्सिफाई करता है। तो जो स्पीड है आपकी, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भले ही ज़्यादा है, लेकिन जो आपका क्या है ये है स्पीड, मतलब आपका क्या है, अगर नाइट्रिक एसिड की और इसमें कंपेयर किया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या होती है, थोड़ा कम होती है कंपेयर टू नाइट्रिक एसिड, लेकिन फिर भी आपका क्या होता है, रैपिड होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या होता है आपका जो आपका पीएच होता है इसका लगभग एक के बीच में होता है, 1 या 2 के बीच में होता है वो। लेकिन आपका एक्वस सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपने एक्वस कितना मिला है, यानी कि वाटर कितना मिला है, वो डिपेंड करता है डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है आपका जो डिकल्सिफिकेशन की स्पीड होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। फेयरली गुड न्यूक्लियर स्टेनिंग, ठीक है, और आपका साथ में न्यूक्लियस तक भी क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, यानी कि पेनिट्रेशन पावर जो होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास बहुत अच्छी होती है, यानी कि न्यूक्लियस तक आपका पहुंच कर क्या कर देगा, डिकैल्सिफाई करेगा न्यूक्लियस, क्योंकि आपका जो ऑस्टियोसाइट होता है उसके हर जगह तक क्या होता है, कैल्शियम पहुंचा रहता है, तो वहां से न्यूक्लियस से भी क्या करता है, कैल्शियम को हटा देता है, जिस वजह से न्यूक्लियस की जो स्टेनिंग होती है, यानी कि जब हम स्टेन करेंगे तो न्यूक्लियस भी क्या देगा, अच्छा कलर देता है, यानी कि आपको माइक्रोस्कोप में देखने में ज़्यादा ईजीनेस हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए weak acid, formic acid, acetic acid and picric acid. Of these, formic acid is extensively used as acid decalcifier. 5 to 10% aqueous solution or with additives like formalin or buffer are used. फॉर्मिक एसिड का आप यूज़ कर सकते हो, एसिटिक एसिड का आप यूज़ कर सकते हो, पिक्रिक एसिड का आप यूज़ कर सकते हो, फॉर्मिक एसिड का भी आप यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें हम मोस्टली आपका क्या करते हैं, डाइल्यूशन थोड़ा कम देते हैं, ठीक है। भले इन्होंने इसमें आपका क्या 5 to 10% दे रखा है यहाँ पे, लेकिन इसमें थोड़ा डाइल्यूशन हम कम देते हैं, यानी कि अगर हम इसको क्या कर देंगे, ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो इसका जो पावर हो जाती है इतनी कम हो जाती है कि आपका क्या नहीं होता है, डिकल्सिफाइंग बहुत कम, डिकल्सिफायर का जो पावर होता है वो बहुत कम हो जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको इतना डाइल्यूशन नहीं देते, 5 to 10% डाइल्यूट कर देंगे हम इसको, तो क्या होता है, इसकी जो पावर होती है थोड़ा कम हो जाती है, और टाइम लगाता है ये, फिर उसके बाद टाइम जो हो जाता है वो इसका क्या हो जाता है, ज़्यादा लगा देता है, क्योंकि इसकी पावर है वो कम हो जाएगी, एसिड की पावर कम होने की वजह से क्या हो जाता है, आपका जो कैल्शियम का सॉल्युबलाइजेशन है, यानी कि सॉल्युबल कर रहा है कैल्शियम को, जो कैल्शियम आयन को क्या कर रिमूव कर रहे हैं टिश्यू से, वो जो होगी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका जो डाइल्यूशन होता है वो थोड़ा कम करते हैं, यानी कि वाटर आप कम मिक्स करोगे आपके एसिड में, इस तरह से आप समझ सकते हो। उसके बाद देखिए आपका फॉर्मिक एसिड, और अगर आप 5 to 10% एक्वा सॉल्यूशन ही बनाते हो, याद रखिएगा, अगर आप क्या करते हो 5 to 10% एक्वा सॉल्यूशन ही बनाते हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ये कंफर्म बात है आपका, इतना आप समझ जाइए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका एसिड की पावर कितनी है। अब देखिए आपका फॉर्मिक एसिड ब्रिंग आउट फेयरली रैपिड डिगल्सिफिकेशन, आपका क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्या देता है, रैपिड डिगल्सिफिकेशन देता है। और एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप बताना भूल गया, देखिए 5 to 10% एक्वा सॉल्यूशन या तो आप वाटर मिला सकते हो, या फिर आप कुछ और एडिटिव भी कर सकते हो, जैसे आपका फॉर्मेलिन हो गया, या बफर का यूज़ करते हो। सबसे बढ़िया माना जाता है आपका फॉर्मेलिन और बफर का यूज़, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी जो इसकी जो एसिड की पावर होती है वो इतनी कम नहीं होती, क्योंकि वाटर डालने से क्या हो जाता है, पीएच क्या हो जाता है,
न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाता है, यानी कि साथ की तरफ चला जाता है, क्योंकि वाटर डालने से क्या होता है, वाटर न्यूट्रल होता है और वो अपनी प्रॉपर्टी उसमें ऐड करता जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका जो न्यूट्रल हो जाएगा आपका जो सॉल्यूशन है। तो इसलिए आपको क्या करना, फॉर्मेलिन ऐड करोगे तो उसमें क्या होगा, उतना ज़्यादा न्यूट्रल जो उसका प्रॉपर्टी है वो न्यूट्रल की तरफ नहीं जाएगी, यानी कि जो उसकी पावर रहेगी वो कंसिस्टेंट रहेगी उतनी। अब देखिए आपका सेकंड पॉइंट है कि न्यूक्लियर स्टेनिंग इज बेटर। फॉर्मिक एसिड्स यानी कि वीक एसिड से आप क्या करोगे, अगर आपका डिकल्सिफाई कर रहे हो तो न्यूक्लियर स्टेनिंग भी अच्छी होती है, बट रिक्वायर्स न्यूट्रलाइजेशन एंड थ्रू वॉशिंग पीरियड टू डिहाइड्रेशन। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, डिकल्सिफाइंग के बाद हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, डिहाइड्रेशन करना पड़ता है, यानी कि जो भी उसके अंदर का एसिड है वो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। तो बाय डिहाइड्रेशन हम क्या करते हैं, या फिर न्यूट्रलाइजेशन, इन दोनों प्रोसेस के थ्रू हमें उसको बाहर निकालना पड़ता है। ये लास्ट पॉइंट है हमेशा, ठीक है, ये हर जगह यूज़ होगा, इसमें ये आपका सिर्फ फॉर्मिक एसिड पे यूज़ नहीं होगा, ये हर जगह यूज़ होगा। कोई भी डिकल्सिफायर यूज़ करोगे तो उसके बाद आपको क्लियरिंग करनी पड़ती है, ठीक है, क्लियरिंग या फिर आपका जो क्या होता है, डिहाइड्रेशन करना पड़ता है, ताकि उसके अंदर का जो क्या हो जाएगा, वाटर है, ठीक है, वाटर है जो एक्वस है, और उसके अंदर का जो एसिड है वो बाहर आ जाए, क्योंकि आपका स्टेनिंग में वो क्या करेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब हम स्टेन करेंगे उसको, तो इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। खैर ये आगे की बात है, लेकिन आप इतना समझ जाइए कि फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन तीनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मिक एसिड की जगह आप एसिडिक एसिड और आपका पिक्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको डिकल्सिफाई कर सकते हो। अगर देखिए आपका एक्वस नाइट्रिक एसिड का आपको किस टाइप से क्या करना है, लेना है, किस आपका जो अमाउंट हो किस टाइप से लेना है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड आप लोगे 5 to 10 ml और डिस्टिल वाटर लोगे आप 100 ml। देख लीजिए आपका डाइल्यूशन कितना, 5 to 10%, 5 to 10% नाइट्रिक एसिड एंड 90% आपका क्या होगा, लगभग आपका डिस्टिल वाटर होगा। प्रोसीजर देख लीजिए, place calcified specimen in large quantity of nitric acid solution and until decalcification is complete। आपको क्या करना है, एक बड़ा जार लेना है, उसमें आपको लार्ज क्वांटिटी में क्या लेना है, नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन लेना है। याद रखिएगा, सॉल्यूशन लेना है, ना कि नाइट्रिक एसिड लेना है। नाइट्रिक एसिड लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा टिश्यू क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा होती है नाइट्रिक एसिड के अंदर। आपको उसको क्या करना है, डाइल्यूट करना है, आपका 90% वाटर एंड 5 to 10% आपका नाइट्रिक एसिड। उसके बाद सॉल्यूशन ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन, और आपको इसमें क्या डाल देना, आपने प्लेस कर देना अपना कैल्सिफाइड टिश्यू। कैल्सिफाइड टिश्यू इसमें डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर का सारा कैल्शियम क्या हो जाएगा, आपका एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। एसिड इसको क्या कर देगा, आपको सॉल्युबल कर देगा, किसको, कैल्शियम को। और जो आपका टिश्यू होगा वो क्या हो जाएगा, डिकैल्सिफाई हो जाएगा, यानी कि उससे जितना भी कैल्शियम आयन था वो सारा क्या हो जाएगा, एसिड में चला जाएगा, और एसिड क्या हो जाएगा आपके सेल के अंदर क्या करे, पेनिट्रेट करके उसको डिकल्सिफाई कर देगा। इतना याद रखिएगा। सेकंड देखिए, वॉशिंग रनिंग वाटर फॉर 30 मिनट्स। आपको क्या करना है, उसको रनिंग वाटर में 30 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिससे उसके अंदर का जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। याद रखिएगा कब, जब आपका क्या हो जाए, 2 घंटे आपको लगभग आपका क्या है 24 आवर्स तक आप क्या रखोगे, अगर उसको जितना भी क्या होता है आपका अलग अलग एसिड के बेसिस पे टाइम होता है, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड के बाद आप क्या कर दोगे, उसको वहाँ से नाइट्रिक एसिड से निकालोगे और उसके बाद 30 मिनट तक वाटर के अंदर छोड़ दोगे, रनिंग वाटर के अंदर। उसके बाद न्यूट्रलाइज फॉर अ पीरियड ऑफ एट लीस्ट 5 आवर इन 10% फॉर्मेलिन टू विच एक्सेस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट हैज़ बीन एडेड। तो अब देखिए इसमें आपके आपके क्या होता है, इसके बाद आपको न्यूट्रलाइज करना है इसको, क्योंकि एसिडिक अब जो सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट हो गया है वो कैसे हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखिए ये आपकी क्या थी, आपकी सेल थी, ठीक है, ये आपका क्या था, ये नाइट्रिक एसिड था बाहर, ठीक है, ये आपका यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, ये आपका नाइट्रिक एसिड है सेल के बाहर से, ठीक है, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, सॉरी, ठीक है, नाइट्रिक एसिड मत लिखिएगा, सॉल्यूशन, ये क्या आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जो आपकी ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या चला जाएगा, आपका नाइट्रिक एसिड चला जाएगा, ठीक है, ये आपका नाइट्रिक एसिड कहाँ पहुंच गया, अंदर पहुंच गया। अब ये नाइट्रिक एसिड ने इसको क्या कर दिया, इसके अंदर जितना भी कैल्शियम था वो तो सारा क्या हो गया, सेल से बाहर चला गया, लेकिन नाइट्रिक एसिड कहाँ चला गया, नाइट्रिक एसिड चला गया आपका सेल के अंदर। तो अब इस नाइट्रिक एसिड को हमें बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेट करना पड़ेगा या फिर क्लियर करना पड़ेगा। तो ये डिहाइड्रेट और क्लियरिंग का अब इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, एक आपको पास एक अलग सा क्या आ जाएगा, एक स्टेप आ जाएगा कि आपको क्लियर भी करना पड़ेगा, डिहाइड्रेट करना पड़ेगा, ताकि ये नाइट्रिक एसिड क्या हो जाए, टिश्यू से बाहर आ पाए।
अदरवाइज जो टिश्यू के अंदर का इन्वायरमेंट है, टिश्यू की जो अंदर का इन्वायरमेंट है, सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है, वो कैसे हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, जो कि आपकी स्टेनिंग में क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आपका डिहाइड्रेट, क्लियर एंड इम्प्रेग्नेट इन पैराफिन और प्रोसेस एज डिजायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए हार्डनिंग। हार्डनिंग जो होती है बिल्कुल, जो आपका टिश्यू हो जाते हैं आफ्टर डिकल्सिफाइंग, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जितने भी कैल्शियम होता है या फिर आपका पोटेशियम आयन होता है, वो सारे क्या हो जाते हैं, आपके एसिड के साथ क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो जो जो आपका टिश्यू होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अब जब टिश्यू सॉफ्ट हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ी हार्डनिंग देनी पड़ती है। तो हम उसको क्या करते हैं, या तो आपको पहले डिहाइड्रेट करते हैं, याद रखिए डिहाइड्रेट करना जरूर होता है। रनिंग वाटर में रखेंगे, उसके बाद डिहाइड्रेट करेंगे, क्लियरिंग प्रोसेस करेंगे। आपका क्लियरिंग में मैंने आपको बताया था कि आप जाइलिन का यूज़ करते हो, क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हो, बहुत सारे आपके क्या होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जिनका आप यूज़ करते हो। पर क्लियरिंग पे अभी मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप बस फोकस कीजिए किस पे, आपका डिकैल्सिफिकेशन पे। तो डिकैल्सिफिकेशन के बाद जो टिश्यू होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, इतना याद रखिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिहाइड्रेट करते हैं, वाटर से धुलते हैं। वाटर में, रनिंग वाटर में रखने के बाद हम उसको क्या करेंगे, आपका डिहाइड्रेट करेंगे, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको थोड़ा बाहर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको पैराफिन वैक्स में डाल देते हैं, और कभी कभी हम फॉर्मेलिन के अंदर भी डाल देते हैं, जिससे इसको थोड़ा हार्डनिंग मिल जाती है। तो या तो हम क्या आपका फॉर्मेलिन के अंदर डाल देते हैं, या फिर आपका पैराफिन वैक्स के अंदर डाल देते हैं। पैराफिन वैक्स भी मैंने आपको बता रखा है आपको फर्स्ट वीडियो में, कि पैराफिन वैक्स क्या होता है, ये थोड़ा हार्डनिंग के लिए होता है। ठीक है, जिससे स्लाइस काटने में क्या हो जाती है, माइक्रोटोम में इसको थोड़ी हार्डनेस मिल जाती है। तो ये देखिए आपका, या तो हम पैराफिन वैक्स में इसको प्रोसेस करते हैं, या फिर आपका किस में प्रोसेस करते हैं, आपका फॉर्मेलिन के अंदर। देख लीजिए आपका 10% फॉर्मेलिन, 5 घंटे तक 10% फॉर्मेलिन के अंदर इसको क्या करते, रख देते हैं। या फिर आप पैराफिन वैक्स के अंदर भी इसको रख सकते हो। उसके बाद देखिए, ओवर एक्सपोजर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड इम्पेयर्स न्यूक्लियर स्टेनिंग। नाइट्रिक एसिड इज द सॉल्यूशन ऑफ चॉइस फॉर डिकल्सिफाइंग टेम्पोरल बोन्स। ठीक है, टेम्पोरल बोन्स होती है जो आपकी या आपकी क्रेनियल की बोन होती है, आपकी टेम्पोरल बोन। इनका जब हम कभी कभी स्पेसिमेन लेते हैं तो यहाँ पे भी आपका नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है, और बहुत ही अच्छा क्या होता है, डिकल्सिफाइंग एजेंट है आपका नाइट्रिक एसिड एज अ इफ यू हैव टेम्पोरल बोन स्पेसिमेन। और देखिए आपका ये है आपका पैरनीज फ्लूइड। देखिए आपका पैरनीज फ्लूइड जो है आपका, ये कैसे बनता है, 10% नाइट्रिक एसिड 40 ml, एब्सोल्यूट अल्कोहल 30 ml एंड 0.5% क्रोमिक एसिड। ठीक है, देखिए आपका नाइट्रिक एसिड आपका एसिड है आपका, और आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल, यानी कि एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब 1% भी उसमें वाटर नहीं होगा, 100% आपका प्योर अल्कोहल माना जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल को। 0.5% क्रोमिक एसिड, इसको भी आपने 30 ml लेना है, और आपका इसका क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। नोट, all these ingredients may kept in stock and should be mixed immediately before use। आपको जो ये सॉल्यूशन है बना यूज़ नहीं करना है, उसी टाइम आपको प्रिपेयर करना है, यानी कि 40 ml 30 एंड 30 ml आप इन दोनों का, आप इनको क्या करना है, मिक्स उसी टाइम करना है जब आप इसका यूज़ करने वाले हो। दिस सॉल्यूशन में एक्वायर टू ब्लू वायलेट टिंज आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, बट दिस विल हैव नो इफेक्ट इन डिकैल्सिफाइंग प्रॉपर्टी। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, जो आपका ये सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, ब्लू वायलेट कलर में आ जाएगा, इसका जो कलर होगा, ठीक है, उसमें टिंज आ जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं इसको, लेकिन इसका जो डिकैल्सिफाइंग प्रॉपर्टी है इस पर किसी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए आपको क्या नहीं लेना है, उसका कोई स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपको क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन खराब हो गया। सॉल्यूशन वैसे के वैसे रहेगा, डिकैल्सिफाइंग प्रॉपर्टी पे किसी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको इसलिए जाननी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल लैब में क्या हो जाता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपका जो सॉल्यूशन गया है वो कलर चेंज हो गया है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि कहीं आपका क्या है टेस्ट में एरर ना आ जाए। लेकिन डिकैल्सिफाइंग प्रॉपर्टी पे इसका किसी टाइप का क्या नहीं पड़ेगा, कोई रॉन्ग इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज़ स्लो फॉर डिकैल्सिफाइंग हार्ड बोन बट एक्सेलेंट फ्लूइड फॉर स्मॉल डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम। कैल्सिफाइड आर्टरीज, कोइन लीजन एंड कैल्सिफाइड ग्लैंड्स। अगर आपकी कोई कैल्सिफाइड ग्लैंड्स हैं जैसे, या फिर लीसन्स हैं, आपके आर्टरीज हैं जो क्या होती है कैल्सिफाइड होती हैं, तो उनके लिए आपका इसका क्या करते हैं, आप इसका यूज़ करते हो। ऑल्सो गुड फॉर ह्यूमन ग्लोब विच कंटेन्स कैल्शियम ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशंस। देयर इज लिटिल हार्डनिंग ऑफ टिश्यू बट
एक्सीलेंट मॉर्फोलॉजिकल डिटेल इज प्रिजर्व्ड। तो ये आपका क्या होता है, पेरिनीज फ्लूइड का बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपका ये क्या होता है, आपकी सॉफ्ट, जो आपकी सॉफ्ट ऑर्गन्स होती है जैसे आर्टरीज हो गया, ठीक है, लेकिन कैल्सिफाइड हो रखी हैं तो हार्ड हो जाती है, तो उनके लिए आपका इसका यूज़ करते हैं पेरिनीज फ्लूइड का। उसके बाद आपका हार्डनिंग के लिए भी इसका थोड़ा, इससे भी हार्डनिंग भी थोड़ी बहुत क्या हो जाती है। और जो मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स होती है जैसे आपकी सेल का जो अरेंजमेंट है, या फिर आपकी जो सेल का जो क्या है, सेल की जो सेल के बारे में जितनी भी आपकी मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स हैं, जो भी उसके एनाटॉमिकल डिटेल्स हैं, वो सारी क्या होती है, बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हो, इंटरप्रिटेट कर सकते हो बाय माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़। जो आप माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखेंगे और इसको इंटरप्रिटेट करोगे, वो क्या हो जाती है, आपके पेरिनीज फ्लूइड की बहुत अच्छी है, यानी कि आप क्या करोगे, उससे इंटरप्रिटेशन इससे बहुत अच्छी आती है, इन्फॉर्मेशन आपका काफ़ी अच्छी कलेक्ट कर लेते हो पेरिनीज फ्लूइड के थ्रू। याद रखिएगा इसमें सबसे बड़ा रोल है आपका नाइट्रिक एसिड का और क्रोमिक एसिड का। क्रोमिक एसिड का उतना बड़ा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रिक एसिड का। विजुअलाइजेशन में आपका अल्कोहल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ये जो रोल है आपका वो बहुत ज़्यादा है। तो याद रखिएगा पेरिनीज फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद रखिएगा। 10% आपका नाइट्रिक एसिड यूज़ होगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज़ होगा और 0.5% क्रोमिक एसिड होगा। याद रखिएगा 10% नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या होता है, 10% नाइट्रिक एसिड एंड 90% वाटर। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए आपका फॉर्मेलिन नाइट्रिक एसिड, फॉर्मेलिन डिस्टिल वाटर और अपना नाइट्रिक एसिड मिलाकर आपका एक सॉल्यूशन बनेगा, जो आपका क्या होगा, डिकल्सिफायर का, आप डिकल्सिफायर की तरह इस सॉल्यूशन का आप यूज़ कर सकते हो। ये हम पढ़ेंगे आपका कल। आज के लिए आपका इतना काफ़ी है, जितना मैंने बताया है इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं बहुत शॉर्ट आपको पढ़ाता हूँ, छोटा सा कंटेंट लेता हूँ डेली, ताकि आप छोटा सा पार्ट पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। लेकिन आप अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो कि सर ऐसा इसमें क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपको क्या हो रहा है, पीछे से प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको कल बता दिया था कि फिक्सेशन आपको मैंने अभी पढ़ा है कुछ दिन पहले, ठीक है, आप एक बार दोबारा उसको पढ़ लीजिएगा। फिक्सेशन सबसे पहला पॉइंट आपका फिक्सेशन ही, उसके बाद डिकल्सिफाइंग पे मैं आया हूँ। अगर आपको पुराने कुछ भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिक्सेशन अच्छे से पढ़िए, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट कर दीजिए और आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको मतलब आपको हिस्टोपैथोलॉजी में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिक्सेशन भी आपको बहुत सारा है, आप बस थोड़ा सा समझ जाएंगे आपका फिक्सेशन होता क्या है, तो उसमें कुछ इस लायक है नहीं कि बहुत ज़्यादा क्या होगा आपका, प्रॉब्लम्स होंगी उसमें पढ़ने में। बहुत सरल है आपका, बहुत ईजी है। तो आज के लिए आपका इतना काफ़ी है, इसको पढ़िएगा। और अगर इसमें किसी टाइप का आपको क्वेरीज दिखती है आपकी, तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो ग्रुप के अंदर। ओके, थैंक यू।